आज हमारी ANF की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि इसका जो रिटन टेस्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट और कहां से आपने तैयार करने हैं। ये हमारी पेड क्लास है। हमारी फर्स्ट क्लास सिर्फ फ्री होती है, लेकिन सेकंड क्लास हमारी ये पेड क्लास है। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारी क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपने हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, वहाँ पर आप आइए। हमारी फ़ीस बहुत ही कम होती है, आप इसको ईज़िली अफोर्ड कर पाएंगे। हम जानबूझ के फ़ीस कम रखते हैं ताकि हर बच्चा कोर्स के अंदर ज्वाइन हो सके। तो आप भी घर बैठे इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। और ये हमारी पेड क्लास है, लेकिन ये फ्री में इसलिए कर रहा हूँ। आपको ये शो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा क्लास ना भी ले, एटलीस्ट उसको इतना तो पता हो कि सिलेबस क्या है। अगर वो ख़ुद से तैयार कर रहा है तो एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसीलिए ये क्लास आप सबको शो होगी। इसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगी वो आपको शो नहीं होंगी, वो सिर्फ उनको शो होंगी जो हमारी वेबसाइट पर आके हमारे से लॉगिन लेंगे, जो कि यानी कि फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करेंगे तो हम उनको अपना लॉगिन देंगे, सिर्फ वही जाके हमारी वेबसाइट पे क्लासेस देख सकते हैं। बाकी और किसी को भी क्लास शो नहीं होगी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो टेस्ट है वो तकरीबन 22 मई, अपना 2 मई से स्टार्ट है। डेट इसकी मैंने आपको बता दी थी रिटन टेस्ट की। ठीक है, फिज़िकल टेस्ट तो आपको पता है वो तो पहले होता है। तो ये जो है ना तकरीबन 1-1.5 महीने कोर्स रहेगा, तो आप इसको ईज़िली अपना तैयार करना है आपने। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट मैंने आपको बताया था कि ये 100 MCQs का क्या होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 100 MCQs होते हैं। 100 MCQs का ये क्या होता है, एक पेपर होता है। आपने बेशक किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जैसा कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, या आपने किसी और पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, कांस्टेबल पर, ऑपरेटर पर, ASI अकाउंट्स क्लर्क ASI कवर किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर पे किया हुआ है, ऑडिटर पे किया हुआ है, ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन और डिस्पेंसर। ठीक है, तो ये जितने भी पोस्ट हैं सबका जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा, और सबका पेपर क्या होगा, 100 MCQs पर मुश्तमिल एक क्या होगा, पेपर होगा। और एक मिक्स पेपर आएगा, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये सारी पोस्ट के लिए रहेगा। ठीक है, और जिन्होंने कम उस पर किया ना, दर्जा चारों पे अप्लाई किया हुआ है, तो उनका रिटन टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उनका जो है डायरेक्ट उनको इंटरव्यू भी हो सकते हैं, और उनके स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं। वो आके मुझसे रब्ता कर लेंगे, मैं उनको समझा दूंगा कि उन्होंने क्या क्या तैयार करना है। ये सिर्फ जो है कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, इनके लिए। ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि 100 नंबर का 100 MCQs पर मुश्तमिल एक पेपर होगा, 100 नंबर उसके होंगे पूरे। उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे, याद रखना है आपने, इंग्लिश से सवाल आएंगे। ठीक है, इंग्लिश के उसमें से MCQs आने वाले हैं, और ये तकरीबन 20 MCQs होते हैं 100 में से। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम हो गए, सेंटेंस, अपना टेंस वगैरह हो गए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। इसमें ईडियम्स हैं, हम तो तरतीब से याद करवाएंगे, एक एक चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप ख़ुद से करते हैं तो ये चीज़ें आपने करनी है। तो ये इंग्लिश के हो गए MCQs। उसके बाद पाक स्टडीज़ के MCQs आएंगे, ये भी तकरीबन 10 से 15 होंगे MCQs इसके तकरीबन। और इसके साथ करंट अफेयर्स भी आपने जोड़ लेने हैं, क्योंकि ये भी इसके साथ ही मिक्स होके आते हैं। तो करंट अफेयर्स और पाक स्टडीज़ की MCQs ये भी आएंगी, और ANF से रिलेटेड MCQs आएंगे। ANF का जो एक्ट है ना, उससे रिलेटेड MCQs आने वाले हैं, वो लाजमी इसका पार्ट होते हैं। तो ये भी आपने करना है। इस पर हम एक ही क्लास देंगे जिसमें आपके सारे जो MCQs हैं ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ और IQ भी शामिल होगा इस बार। तो मैथ और IQ के आपने लाजमी करना है। मैथमेटिक्स को हम तो पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट उसके सिखाते हैं कि फ़लाँ टेस्ट को आपने कैसे करना है, फ़लाँ किस्म का MCQs आ जाए उसको आपने कैसे करना है। हम तो उसको प्रॉपर एक क्लास देते हैं, 2 घंटे क्लास होती है, तो हम उसमें एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपको सिखाते भी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको करवाते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के सवालात आपने लाजमी तैयार करने हैं, ये मेन पार्ट होता है इसका। जनरल नॉलेज के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसी के साथ एवरीडे साइंस के भी इसके साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस ये दोनों ही सब्जेक्ट रह जाएंगे। ये
आपने एक साथ करने हैं, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ लाजमी होती है इसमें, और कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी होते हैं। कुछ पोस्ट पर नहीं होते हैं, जैसा कि कांस्टेबल वगैरह हो गया, उधर कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन बाकियों पर होते हैं। और एएसआई अकाउंट्स में तो लाजमी होते हैं। जो भी क्लर्क की पोस्ट है ना, सब में कंप्यूटर के सवालात लाजमी होते हैं। ये चीज़ें होगी हमारा सिलेबस कि ये सब्जेक्ट आपने तैयार करने हैं, और हम तो तैयारी करवा रहे हैं। तो आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो हम आपको अच्छे तरीके से करवाएंगे मज़ीद। अच्छा, हम जो है करवाएंगे तकरीबन, यहाँ पर हमारे पास स्पेशल एमसीक्यूज़ के नोट्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जो कि हम अपनी क्विज़ के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको फ्री में बुक चाहिए कंप्लीट, बेशक आप हमसे क्लास लेते हैं या नहीं भी लेते, तब भी आप हमसे आके ले सकते हैं बुक वगैरह। हम आपसे पैसे उसके चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपको फ्री में पीडीएफ बुक चाहिए, ठीक है, वो बुक आप हमसे ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अब थोड़ा सा कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपने पहले अपना प्लान बनाना है कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के हिसाब से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे बच्चे जो पेड क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर प्लान शेयर कर रहे हैं। आप भी इसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रहे कि आपका जो पास जो टाइम है, तकरीबन वो 1 महीने से ज़्यादा आपके पास टाइम है एमसीक्यूज़ करने का। तो हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ आसान सा चैलेंज दे रहे हैं। वो चैलेंज ये है कि आप हमारे साथ सिर्फ 150 एमसीक्यूज़ डेली की हमें याद करके दे दीजिए। बस 150 एमसीक्यूज़ अगर आप याद करते हैं, तो आपकी जो महीना जब आपका एंड होगा, तो आपको तकरीबन 5000 प्लस एमसीक्यूज़ आती होंगी। अगर आप 150 एमसीक्यूज़, वो कैसे हो जाएगा देख लो यहाँ पर। अगर आप करते हैं 150 एमसीक्यूज़, ठीक है, ये सिर्फ 150 नहीं होंगी, बल्कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन जाएंगी ऑटोमेटिक। कैसे बनेंगी, मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपको चल जाएगा। 150 एमसीक्यूज़ जो हों, अगर आप इसको 30 के साथ ज़र्ब कर दें, तकरीबन ये 4500 एमसीक्यूज़ बनती हैं। ये आपने जस्ट 150 एमसीक्यूज़ कौन नहीं पढ़ सकता। अगर आपसे 150 एमसीक्यूज़ भी डेली नहीं पढ़ी जाती, तो फिर आपको आपके पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है। तो 4500 एमसीक्यूज़ तो ये हो जाएंगे, लेकिन साथ में जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एमसीक्यूज़, तो साथ में हम 2-3 एमसीक्यूज़ और भी बताया करेंगे। तो मिला जुला के तकरीबन 6-7 हज़ार एमसीक्यूज़ आपको, ये मेरा प्रॉमिस है, एट द एंड आपको आती होंगी, क्योंकि हम आपको एक्चुअल में पढ़ाएंगे। हम आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे, सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ नहीं करवाएंगे, कंसेप्ट भी साथ में आपको सिखाएंगे, हर चीज़ आपको समझाएंगे। ये एक प्रॉपर क्लास है, ये यूँ नहीं है कि आपका कोई टाइम पास हम करवा रहे हैं, आपको हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो आपको सिंपल सा चैलेंज ये है कि 5000 प्लस एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ भी कौन सी, जो हम आपको दे रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में आती हैं, और एएनएफ से लिए स्पेशल बनाई गई हैं ये वाली एमसीक्यूज़। तो ये एएनएफ के जो पेपर होगा उसको टारगेट करने में बहुत हेल्पफुल हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फजूल टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो आपके पेपर में एक्चुअल में आएंगे वही हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, आपने क्या करना है, डेली आपने 150 एमसीक्यूज़ करनी है। ये आपका प्लान है स्टडी का, ठीक है। उसके बाद हम आपसे आखिर में क्या लेंगे, मतलब जब वीक एंड होता है, वहाँ पर हम आपसे रिव्यू सेशन भी लेंगे, जिसमें हम आपसे क्विज़ वगैरह करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, अपना यहाँ पर हम आपसे टेस्ट भी लेंगे, और रिवीजन साइकिल भी रहेगा आपका। लास्ट में हम आपसे मॉक टेस्ट लेंगे कंप्लीट, जो कि हमारी वेबसाइट पर होंगे बाकायदा। उसके नंबर्स भी होते हैं, हर चीज़ होती है, वो आपने ऑनलाइन करना। सब कुछ आपने घर बैठ के करना है, कोई कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के आपने करना है, ठीक है। तो ये हमारा है प्लान। 5000 प्लस एमसीक्यूज़ हमने करनी है कम से कम इस मंथ के अंदर। और तकरीबन अगर मेरे साथ आप चलोगे, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ते आओगे साथ में, तो आपको तकरीबन एट द एंड 7 से 8 हज़ार एमसीक्यूज़ आती होंगी। और ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने एमसीक्यूज़ अगर आपको आती हैं, तो आप इजीली कोई भी पेपर आ जाए, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान हो गया। अब चलते हैं ज़रा अपना टॉपिक की तरफ वापस। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ेंगे हर चीज़। देख लो, याद रखना है आपने, हम हर क्लास में सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। सब एक क्लास में सारे सब्जेक्ट नहीं कवर करने, ठीक है। एक दिन में क्या होगा, 3 अपना सब्जेक्ट रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो एक दिन में जो है, अच्छा, एक दिन हम करेंगे जनरल नॉलेज के सवालात,
ठीक है। और पाक स्टडी के सवालात और करंट अफेयर्स, इस करंट अफेयर के ऊपर मैं आपको एक ही लेक्चर दूंगा, उसमें तकरीबन 3 से 300 एमसीक्यूज़ होंगी, वो अलग से होंगी, वो आप कर लेंगे तो आपके वहाँ से ये कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो पाक स्टडी, जनरल नॉलेज और साथ में हम इसके साथ पढ़ेंगे इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हमने एक साथ पढ़ने हैं एक दिन एक क्लास के अंदर। फिर नेक्स्ट जब क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे मैथ और अपना इंग्लिश मैथ और कंप्यूटर, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। बाकी रह जाएगा आपका ये वाला ANF एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर मैं आपको एक क्लास दूंगा और उसी एक क्लास में आपके सारे सवाल जो ANF से रिलेटेड होंगे वो कवर हो जाएंगे। ये भी तकरीबन कोई 200 MCQs होंगी, तो ये सारा एक्ट भी आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ में आपके जो जितनी भी MCQs होंगी वो इससे आपकी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा मेरी बात को? एक दिन हम पढ़ेंगे ये 3 सब्जेक्ट, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज और पाक स्टडीज़। उसके बाद नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, अगली जो क्लास होगी वो इंग्लिश की, मैथ की और कंप्यूटर की रहने वाली है। तो हम इन तीनों को लेकर चलेंगे और ये वाले हम इसको अलग से जो है ना इसको निपटा देंगे बाद में। चलते हैं अब नेक्स्ट। आज जो हमारा आज वाली क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना GK के हो गए, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के MCQs, यहाँ पर हम वो वाले पढ़ने वाले हैं। तो ये तकरीबन 10,000 प्लस MCQs यहाँ पर आपका टारगेट है, लेकिन परेशान नहीं होना, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप अगर सिर्फ 150 MCQs मेरे साथ करेंगे तो आपको सारी MCQs याद हो जाएंगी। चलो जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करते। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूँगा, इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको वर्ड्स जो हैं अच्छे से नज़र आएँ। पहला सवाल है, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर? कौन से कंट्री से पाकिस्तान ने जो गवादर बंदरगाह है वो परचेज़ की थी? ठीक है, याद रहे पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा। कोई अगर ये दिमाग में रखे बैठा है कि पेपर उर्दू में हो जाएगा, बेशक आपने कांस्टेबल पे अप्लाई किया है, बेशक आपने सब इंस्पेक्टर अप्लाई किया है, सब का पेपर इंग्लिश में होगा, उर्दू वगैरह नहीं होती है। ठीक है, पेपर सारा इंग्लिश में होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको उर्दू पढ़ा के बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने किस कंट्री से गवादर बंदरगाह खरीदी थी? ठीक है, तो गवादर हमने किससे ख़रीदी थी? वो ख़रीदी थी हमने ओमान से। ठीक है, ये जो गवादर बंदरगाह है ना, जो कि बहुत ही अच्छी हमारे लिए साबित हुई, तो ये हमारी एक्चुअल में थी नहीं। ठीक है, तो ये हमने ख़रीदी, जो ओमान कंट्री है उससे ख़रीदी थी। उसके बाद जी, विच प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट? कौन से जो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर मतलब क्या होता है? वज़ीर आला, उनको डिसमिस किया गया था ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट के इशू पर उनको डिसमिस मतलब उनको बर्खास्त, उनको निकाल दिया गया था, समझ लें। तो याद रहे कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दो अलग सी चीज़ें होती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म हो, जैसा कि वज़ीर आज़म अभी जो चल रहे हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? सूबे के वज़ीर आला होते हैं, जैसा कि अभी अपना पंजाब की मरियम नवाज़ साहिबा हैं। ठीक है, और हर सूबे के अलग अलग वज़ीर आला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1 यूनिट के इशू पर कौन से जो सूबा है उसके वज़ीर आला को बर्खास्त किया गया था? ठीक है, तो वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP। अब NWFP क्या है? ये हमारा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, KPK, ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, N से मुराद क्या है? नॉर्थ वेस्ट, W से मुराद वेस्ट है। ठीक है, और F से मुराद फ्रंटियर। अच्छा, उसके बाद ये है प्रोवेंस, P से प्रोवेंस। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है। NWFP किसका पुराना नाम है? हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है KPK, उसका पुराना नाम है। ठीक है, जिसे हम सूबा सरहद भी किसी दौर में कहते थे। तो अब यहाँ पर सवाल है कि 1 यूनिट के ऊपर, ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर तो है कि इसके वज़ीर आला को जो है ना अपना डिसमिस किया गया था। अब ये 1 यूनिट क्या है? ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक MCQs में आपको मज़ीद और भी MCQs तैयार हों, क्योंकि सिर्फ ये हमारी 4500 या 5000 नहीं होने वाली। ऐसे अगर मैं आपको और 4-5 MCQs बताऊँगा तो आपको ये ज़्यादा MCQs तैयार हो जाएंगे। 1 यूनिट क्या है? 1 यूनिट क्या था कि आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो पाकिस्तान था पहले बड़ा होता था। ठीक है, बड़ा से मुराद क्या है कि हमारे जो अभी जो एक कंट्री है बांग्लादेश, ये पहले हमारा हिस्सा होता था। ठीक है, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते थे। पहले पाकिस्तान जो है ये एक ही था जिसमें बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, लेकिन ये बाद में हमारे से अलग हो गया।
मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान ये दोनों मिला के एक ही पाकिस्तान था। मगरबी से मुराद जो हमारा वाला पाकिस्तान अभी चल रहा है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि ये तजवीज़ दी गई 1955 में कि आपने जो है ना पहले जो पाकिस्तान का जो मगरबी पाकिस्तान था उसके 4 सूबे थे, ठीक है, जो कि अभी भी हैं, जो सूबा सिंध है, सूबा पंजाब है, बलूचिस्तान है और KPK है। तो उस वक्त 4 सूबे थे, ठीक है। तो ये तजवीज़ दी गई कि आपने ना क्या करना है कि जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है इसको एक सूबा बना देना, ठीक है। तो 1 यूनिट इसे ही कहते हैं, मतलब इधर भी एक सूबा बना दिया गया और ये जो हमारा मगरबी मशरक़ी पाकिस्तान था जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, पहले तो नहीं था, पहले तो ये पाकिस्तान ही था। तो यहाँ पर भी जो है ना एक ही सूबा था, जैसे बंगाल का सूबा था, तो यहाँ पर भी एक सूबा था। तो ये तजवीज़ दी कि आपने कि ना ये भी एक सूबा हो जाए और ये भी एक सूबा हो जाए ताकि पावर बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो 1955 में ये 1 यूनिट का क़याम लाया गया था और इसके तहत जो है ना, लेकिन जो अपना इसके वज़ीर आला थे NWF, उसने इसकी मुखालफत की थी कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 सूबे रहने चाहिए, तो इनको डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है। तो ये है हमारा 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट्स का पता लग गया होगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कौन सा रेडियो स्टेशन जो है वो पहले वो कहते हैं मौजूद था जब पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान की जो क्रिएशन का टाइम था उस वक्त जो सबसे जो रेडियो स्टेशन था वो कौन सा था, पेशावर। जो पेशावर का रेडियो स्टेशन है ये बनाया गया था 1935 के अंदर, ठीक है। और पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ, 1947 में। तो ये पहले से ही अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पेशावर का रेडियो स्टेशन पहले से अवेलेबल था। एक और रेडियो स्टेशन है लाहौर का, ठीक है, वो बनाया गया था 1937, ठीक है ना। तो ये 37 में ये भी पहले से मौजूद था लाहौर का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही पाकिस्तान के बनने से पहले से ये रेडियो स्टेशन मौजूद थे, ठीक है। व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सवात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। जो सवात की स्टेट है, रियासत है, वो कब पाकिस्तान में शामिल हुई, ठीक है। तो ये कब हुई थी, 28 जुलाई 1969 में। अब ये क्या है, स्टेट ऑफ सवात। याद रहे जब भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो काफ़ी सारी बरसगीर में रियासतें थी जिनको ये अलाउ था कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या वो इंडिया के साथ जाना चाहें तो वो जा सकती हैं। इन रियासतों में बादशाह होते थे, ठीक है। जैसा कि बहावलपुर की रियासत है हमारा आज, जो वो पंजाब का हिस्सा है, जनूबी पंजाब का वो पार्ट है, लेकिन ये पहले एक्चुअल में एक रियासत थी। इसी तरह से जो सवात है ना, ये पहले एक रियासत थी, फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी ये रियासत ही रही आज़ादना, लेकिन पाकिस्तान के साथ इनका इल्हाक रहा। आखिरकार ये प्रॉपर शामिल हो गए 1969 में, फिर ये पाकिस्तान का प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये मालाकंड डिवीज़न में आता है, तो ये इसका डिस्ट्रिक्ट बन गया बाकायदा तौर पर। और बहावलपुर जो है वो डिवीज़न बन गया। बहावलपुर भी जो है ना ये भी अपना रियासत ही रही है पाकिस्तान से लेकर, ठीक है। और 1956 के बाद ये जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद है जी, हु डिड अकम्पनी द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु इन द माइग्रेशन टू मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन जो हैं, जिन्होंने कौन से साहबी जो साथ थे इन द माइग्रेशन टू मदीना, जब आप सल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमा कर जा रहे थे तो उस वक्त आप सल्लम के साथ कौन गए थे, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो साथ में गए थे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो। तो इन्होंने ही आपके साथ हिजरत की थी, साथ में हेल्प भी की थी। उसके बाद है जी, आफ्टर द हिजरत टू मदीना व्हाट वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द होली प्रॉफेट सल्लम डिड। कि जब आप सल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए तो कौन सी पहली ऐसी चीज़ थी जो कि आप सल्लम ने पहले की थी। तो वो कौन सी चीज़ थी कि आप सल्लम ने सबसे पहले एक मास्क बनाई थी, ठीक है, बुल्ट आ मास्क फॉर प्रेयर्स। एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, मस्जिद कुबा, ठीक है। याद रहे कि इस्लाम की पहली मस्जिद अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी कौन सी है, मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। इससे पहले जो है मस्जिद बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि आप सल्लम मक्का मुकरमा में रह रहे थे और मक्का मुकरमा में मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं थे और वहाँ पर मुनाफिकीन ज़्यादा थे, वहाँ पर काफिर ज़्यादा थे। तो वो ज़ाहिर सी बात है सरेआम कैसे किसी को मस्जिद बना देते थे, वो तो इबादत में बहुत ज़्यादा रोकते थे। इसीलिए मदीना में सबसे पहले इस्लाम की मस्जिद बनाएगी जो कि आप ने ख़ुद अपने मुबारकात सुनाई थी, मस्जिद कुबा उनका नाम है, ठीक है। नेम द एंजल्स हु आर अपॉइंटेड टू पुट क्वेश्चन टू द डेड्स इन टू डीड्स इन देयर ग्रेव्स, ठीक है।
तो उन फरिश्तों के नाम बताऊं जो कि आपके अमाल के बारे में क्वेश्चन करते हैं आपके कब्रों में, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा ऑलरेडी भी। तो वो कौन है? मुनकर नकीर जो हैं, ये कब्र में जाके क्वेश्चन वगैरह करते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, मन रब्बू का, मन दीनू का। तो जब वफ़ात पा जाएंगे तो ये क्वेश्चन करने आते हैं वहाँ पर। उसके बाद अजी रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर्स। रमज़ान जो है इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? तो ये 9th मंथ है, ठीक है, जो अभी अभी गुज़रा भी है, आपको पता होना चाहिए। अभी रमज़ान गुज़रे 2-3 दिन सारे हुए हैं, इसके बाद फिर शवाल आ जाता है। तो ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये कितने नंबर आता है? 9th में आता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ी ग्लेशियर पाई जाती है अपना पाकिस्तान में। K2 इज़ आल्सो कार्ड, K2 को क्या कहते हैं? K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड नाम है। K2 क्या है? पाकिस्तान की एक पहाड़ी है, और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर जो सबसे हाईएस्ट पहाड़ी है वो भी कौन सी है? K2 है। ये एजाज़ भी पाकिस्तान के पास है। फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है पहले नंबर पर, और सेकंड नंबर पर कौन सी है? K2, जिसका सेकंड नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है ये। उसके बाद है जी इन 1859 सर सैयद सेटअप आ स्कूल वेयर पर्शियन एंड इंग्लिश वाज टॉट। 1859 में सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा वो कहता है कि चीज़ अपना इस्टेब्लिश की थी जिसमें फ़ारसी और इंग्लिश ज़बान को सिखाया जाता था? तो वो कहाँ पर की थी? मुराद आबाद जो शहर है वहाँ पर उन्होंने ये अपना इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है जी एफल टावर इज़ लोकेटेड इन, एफल टावर्स कहाँ पर लोकेट है? तो ये फ़्रांस में है। फ़्रांस का जो सिटी है पेरिस, इसका दारुल हुकूमत भी है पेरिस, वहीं पर इसका जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर ये एफल टावर है। ये एक सियाती मकाम है, एक टावर बनाया गया है। आप इसकी सर्च भी लगा सकते हैं गूगल पर जाकर, ये तब भी आपको नज़र आ जाएगा। एक मशहूर जगह है, यहाँ पर लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। उसके बाद है जी पेंटागन इज़ द मिलिट्री हेड क्वार्टर। पेंटागन जो मिलिट्री हेड क्वार्टर है वो किसका है? अमेरिका का। याद रखना आपने, USA, ठीक है। USA से मुराद क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये अमेरिका का नाम है पूरा, USA अगर बात की जाए तो। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है मिलिट्री? ये पेंटागन जाइए USA का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा कैपिटल पूछा गया है कि जो न्यूएस्ट कैपिटल है, सबसे मॉडर्न है? तो ऑप्शन है इस्लामाबाद, सिडनी, लंदन, पेरिस। तो आंसर क्या रहेगा? इस्लामाबाद, ठीक है। अब न्यूएस्ट से बात क्या हो, ये जो पहले के हैं, पेरिस बहुत पुराना कैपिटल है, लंदन जो है पुराना कैपिटल है बरतानिया का, सिडनी भी, ठीक है। ये पुराने कैपिटल है, और इस्लामाबाद जो है ये मॉडर्न में आता है, क्योंकि अभी हमें पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 100 ईयर्स नहीं हुए अभी तक। तो समझ लो कि आप कितना ही हमारा इस्लामाबाद तो फिर ये बाद में कैपिटल बना है। इससे पहले तो कैपिटल जो था हमारा दारुल हुकूमत था वो कौन सा था? कराची था, ठीक है। कैपिटल्स क्या होते हैं? जो दारुल हुकूमत होते हैं, हर कंट्री के दारुल हुकूमत होते हैं, जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सदर वगैरह, हमारे सुप्रीम कोर्ट, ये सारे वहाँ पर होते हैं। जैसा कि आज पाकिस्तान का जो अभी है वो इस्लामाबाद है, इसी तरह से हर कंट्री के अपने अलग अलग होते हैं। ये कैपिटल भी आपने याद करने, ये मैं आपको क्विज़ की सूरत में करवाऊँगा जब हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके बाद है जी विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट। कौन सा जो बर आज़म है उसके पास डिज़र्ट नहीं है, मतलब उसमें जो है रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। तो वो किस में नहीं है? यूरोप में नहीं है। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इसमें रेगिस्तान नहीं है। क्यों नहीं है अभी रेगिस्तान? क्योंकि इसका जो मौसम है वो ठंडा रहता है और बहुत ज़्यादा बारिशें होती रहती हैं, और जिस एरिया में ज़्यादा बारिशें होती रहें वहाँ पर रेगिस्तान नहीं हुआ करते। ये एक रूल है, ठीक है, पेट रूल है। उसके बाद है जी हु पेंटेड मोनालिसा। मोनालिसा जी की जो पेंटिंग है इसको किसने बनाया था? तो नाम याद कर लेना आपने, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची जो है ये मशहूर पेंटर है, और ये सवाल भी बहुत ही मशहूर है, अक्सर आता है। इनकी एक मशहूर पेंटिंग है, उसका नाम है मोनालिसा। या गूगल पर जाके आप सर्च कर लेना, तब आपको ये पेंटिंग भी नज़र आ जाएगी ये किस टाइप की होती है। उसके बाद है जी विच बर्ड इज़ द सिंबल ऑफ पीस। कौन सा जो परिंदा है
वो अमन का सिंबल है, ठीक है। तो जो डव होता है ना, फाख्ता होती है, इसको हम अमन का सिंबल कहते हैं, अमन की अलामत माना जाता है काफ़ी सारे सिविलाइजेशन के अंदर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी ज़ीरो आर इन दी 1 बिलियंस, 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 9 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। क्यूबा इज़ लोकेटेड इन, क्यूबा जो है कहाँ पर लोकेटेड है पूछेगा यहाँ पर। क्यूबा जो है वो है एटलांटिक ओशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ओशन पूछे गए आपसे, तो याद रखना कि दुनिया का सबसे जो बड़ा ओशन है ना, पहले नंबर पर, वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये जो क्यूबा है ये कहाँ पर है? एटलांटिक ओशन में अवेलेबल है। इस्लामाबाद इज़ सिचुएटेड इन विच, इस्लामाबाद जो है पूछा गया कि कहाँ पर अवेलेबल, किस में है सिचुएटेड है? तो ये पंजाब में तो नहीं है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर में नहीं है, NWF में नहीं है, ठीक है। इसमें से नन ऑफ दीज रहेगा सही जवाब। याद रहे कि इस्लामाबाद इन कहीं पर भी नहीं है, इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, इस्लामाबाद ख़ुद से एक विफाक है, एक फेडरल हुकूमत है, एक फेडरल एरिया है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसीलिए इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है, लेकिन ना ये पंजाब का हिस्सा है, ना ही ये किसी और सूबे का हिस्सा है। आपने ख्याल करना है इस चीज़ का। द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे कदीम पुराना रिलीजन कौन सा है? तो ये हिंदुज़म को माना जाता है इंटरनेशनल, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इस्लाम होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट होता है, तो ओल्डेस्ट रिलीजन वही है। लेकिन इंटरनेशनली कौन सा होता है? हिंदुज़म है, और आपने हिंदुज़म ही लगाना है। उसके बाद है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल AIB से हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है लंदन में, ठीक है। याद रखना है इसको, AI को वो नहीं समझ लेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल आई वो नहीं है, ठीक है। ये इसका शार्ट नाम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या काम होता है? ये एक तंजीम है जो कि इंसानी हकूक़ पर नज़र रखती है कि किस जगह पर इंसानों को कितने हकूक़ मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर ये प्रॉपर एक नज़र रखती है और रिपोर्ट भी अपने शाये करती है। ये एक तंजीम है। उसके बाद है जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये 1966 में, ठीक है, 66 में, 1966 में इसको बनाया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? फिलिपीन का जो दारुल है अपना मनीला, ठीक है। तो ये मनीला में इसका क्या है? ये ADB जो है वहाँ पर अवेलेबल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हु वाज 3 स्टेट्समैन हु फॉर्मुलेटेड नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये एक तंजीम है जिसे हम नेम भी बोलते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो पूछा गया इनमें से कौन से 3 बंदे जिन्होंने इसको फार्मूलेट किया था? तो उसमें था इंडिया का नेहरू, मिस्र के नासिर, और टीटू यूगोस्लाविया के जो अपना प्रेसिडेंट है वो इसमें शामिल थे। तो ये 3 जो है ना सही आंसर रहेगा। तो इन्होंने क्या किया था, जब रशिया और अमेरिका की सर्द जंग चल रही थी तो कुछ मुल्कों ने फ़ैसला किया मिल के कि हम इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बनाई नॉन अलाइंड मूवमेंट, के मतलब हमने किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करनी है, हम आज़ाद रहेंगे, किसी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हिस्सा बना था और वह अमेरिका का बना था, जिसके नतीजे में बनी थी सीटो और सेंटो। पाकिस्तान उसका हिस्सा बना था, लेकिन आज ये दोनों ही ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये अलग से तंजीमें, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको, जब जीके के सवाल हम कर लेंगे ना, तब मैं आपको ये एक एक करके पढ़ाऊँगा ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल इतना ही याद रखो, MCQ की तरफ तवज्जो दो। उसके बाद द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज़ एस्टेब्लिश्ड एट, सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? ये है काठमांडू में, ठीक है। सार्क भी क्या है? एक तंजीम है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है, जिसे हम सार्क बोलते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में, ठीक है, नेपाल का जो सिटी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ हमास, हमास का फाउंडर कौन है? तो हमास का फाउंडर कौन थे? शेख अहमद यासीन। ये हमास क्या है? हमास जो कि फ़लस्तीन की एक समझ लें कि इसे आप एज आ आर्मी ले सकते हैं, जो कि लड़ती है फ़लस्तीन के हक़ूक़ के लिए और यहूदियों के साथ लड़ती रहती है, इसराइलियों के साथ। आपको ने अभी सुना भी होगा, हमास ने अटैक किया था। उसके बाद है जी, हाउ मैनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय UNO, UNO की तरफ से कितनी जो है ना उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? तो वो कितनी हैं? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। UNO से मुराद क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं। इस पर मेरी अलहदा से एक वीडियो अवेलेबल है, वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है इसके बारे में।
तो इसकी 6 जो ज़बानें हैं वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें काम किया जाता है, जिसमें अरेबिक आ जाती है, चाइनीज़ आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, उसके बाद फ्रेंच आ जाती है। तो इस तरह से 6 लैंग्वेज है टोटल, ठीक है। इन विच मंथ डज़ द UN जनरल असम्बली यूजुअली मीट एवरी ईयर्स, कौन से महीने में जो UN है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली है, इसका इजलास होता है हर साल में। तो ये सितंबर में होता है, ठीक है, याद रखना है। जो हर साल जो सितंबर का महीना आएगा उसमें जनरल असम्बली का इजलास होता है, जहाँ पर तमाम कंट्रीज़ के जो वज़ीर आज़म, सदर वगैरह होते हैं वो वहाँ पर आके खिताब वगैरह भी करते हैं, और हर बार किया जाता है। इमरान खान साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने किया था, तो हर कोई करता है, ठीक है। तो ये हर साल होता है UNO का जनरल असम्बली का इजलास। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है, उसका एक आर्गन है, ICJ से हम बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट है जिसमें हम अपने जो इंटरनेशनल मामला आते हैं वो हल करवा सकते हैं। तो इसका जो जज होता है, पूछा गया उसकी जो है कितने साल के लिए वो होता है, तो वो होता है 9 साल के लिए। याद रखना आपने, 9 साल के लिए जज को सेलेक्ट किया जाता है, फिर वो रिटायर्ड हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, मतलब एरिया के साथ पूछा गया यहाँ पर। तो अल्जीरिया जो है ये सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो तकरीबन सूडान है, ठीक है। अच्छा, इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ ऑक्सीजन इज़ अप्रोक्सीमेटली, अर्थ बनाने में, ज़मीन को बनाने में ऑक्सीजन तकरीबन कितना उसका जो है परसेंटेज है, तो 46% है। अगर ज़मीन की तय की बात की जाए, ठीक है, ये हवा की बात नहीं हो रही, ज़मीन के ऊपर जो हवा है उसकी बात नहीं हो रही, जो चीज़ की तय है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो है 46% है। और है भी इसी क्योंकि ज़मीन पर पानी बहुत ज़्यादा है, और पानी को आपको पता है कि पानी का जो मेन पार्ट है वो हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है, H2O आपने पढ़ा होगा, इसलिए तकरीबन 46%, समझ ले आधे के करीब ही समझ ले से। द रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान बिलोंग टू, निशान हैदर जिनको मिला था अपना कैप्टन कर्नल शेर खान को, उनका ताल्लुक़ किससे था। तो यहाँ पर रेजिमेंट पूछी गई हैं, तो इनका ताल्लुक़ था नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। ये रेजिमेंट होती हैं जैसा कि पाकिस्तान जो आर्मी होती है ना उसकी रेजिमेंट होती हैं, पंजाब रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट है, इसी तरह से इनकी जो थी वो कौन सी थी, नॉर्दर्न। ये कर्नल शेर खान जो है इनको निशान हैदर मिलता है। इन्होंने तकरीबन जो कारगिल की वार थी उसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ाई की थी और अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, तो हमारे शोधा में से हैं। उसके बाद है जी, इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, एरिया के हिसाब से कौन सा जो पाकिस्तान का ज़िला है वो सबसे बड़ा है। तो याद रखना है आपने कि जो बहावलपुर है वो सबसे बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया का जो हमारा पहले बर सग़ीर था जो कि पाकिस्तान वगैरह सब पहले एक हुआ करते थे, उसमें पूछा गया है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, पहला हुक्मरान कौन था मुसलमानों में से, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हालांकि सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 जो हिजरी अपना ईस्वी है वहाँ पर उन्होंने अटैक किया था, लेकिन इनकी प्रॉपर हुकूमत नहीं बनी थी, ठीक है। ये हमला करते गए थे, फतह करते गए थे, लेकिन प्रॉपर हुकूमत नहीं बना सके थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रॉपर एक हुकूमत बनाई थी और दिल्ली के अंदर इसने अपना हेड क्वार्टर बनाया था। तो ये एक पहली प्रॉपर मुसलमानों की हुकूमत बनाई गई थी, इसलिए यही अपना आंसर ठीक रहेगा। लाइट ट्रेवल्स फ्राम सन टू अर्थ, जो लाइट है वो ट्रैवल करती है सूरज से अर्थ ज़मीन की तरफ जब आती है तो उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये सूरज है, ठीक है, तो सूरज से जब लाइट आती है ज़मीन की तरफ तो पूछा गया इस दौरान कितना टाइम लगता है, तो ये है तकरीबन 8.5 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखना आपने 8 मिनट से ऊपर जितना भी टाइम दिएगा ना तो कम से कम 8 मिनट है, ठीक है। 8 मिनट से ऊपर कभी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड ये हो जाता है, कभी कभी ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर साल के हिसाब से फासला अलग अलग हो जाता है हमारा सूरज से। तो 8 मिनट से ऊपर वाला ही टाइम आपने लगाना है यहाँ पर। अच्छा, द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ कोट डिजी इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ, जे हमारी एक पुरानी खंडरात में से पुरानी जगह है, तारीखी जगह है, तो ये कहाँ पर है, ये खैरपुर में, ठीक है, जो सिंध का एरिया है खैरपुर, वहाँ पर ये कोट डिजी वहाँ पर अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग
डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बुद्धिस्ट मेजोरिटी। जो मकबूजा कश्मीर है जो कि भारत के कब्ज़े में है इस टाइम, तो पूछा गया है कि उसमें कौन से ज़िले के अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है, बुद्ध जो मेजोरिटी में है, मतलब ये जो बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, रिलीजन का बात हो रही है, ठीक है। तो ये कौन से में है? लेह। जो लेह इसका ज़िला है ना, जो कि आसाम के करीब पड़ता है, तो ये लेह में जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, हालांकि ये मेजोरिटी मुसलमानों की है, सब पूरे उसमें देखा जाए तो। आइडेंटिफाई द म्यूजिशियन हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो आपने म्यूजिशियन बताना है जिसने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, उसका म्यूज़िक बनाया था, ठीक है। तो वो कौन थे? अहमद जी छागला साहब, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। अहमद ग़ुलाम भी कहते हैं इन्हें, जी से मुराद ग़ुलाम है। तो ये इन्होंने क्या किया था, जो हमारा कौमी तराना है उसकी जो म्यूज़िक है वो इन्होंने कंपोज़ किया था। लेक मानसर इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द पाकिस्तान सिचुएटेड एट। मानसर लेक जो है ये है सिंध में, जो सिंध का डिस्ट्रिक्ट है दादू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये अवेलेबल है। फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है, झील है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर सेकेंड। अच्छा, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है एयर में पर सेकंड के हिसाब से? तो ये होती है 331, ठीक है, 331। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। अगर 0 डिग्री का टेम्परेचर है तो याद रहे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए आपने यही याद रखना है कि 331 मीटर पर सेकंड होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन बॉडी लीड्स टू। अच्छा, इंसान की जो बॉडी है उसमें अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यहाँ पर है तो उससे प्रॉब्लम आएगी टीथ डिजीज़, ठीक है। उससे जो है ना दांतों की प्रॉब्लम होती है, दांत के जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून आता है, दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं, गिरने भी लग जाते हैं। तो एक्चुअल में ये डिज़ीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं स्कर्वी डिज़ीज़। ये सवाल भी अक्सर आता है कि स्कर्वी डिज़ीज़ किस वजह से होती है? तो ये किससे होती है? जब विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो तब ये स्कर्वी डिज़ीज़ होती है, जिससे दांतों में प्रॉब्लम होती है। आइडेंटिफाई लार्जेस्ट ट्राइबल एजेंसी ऑफ फाटा। जो फाटा से मुराद क्या हुआ? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। ये कुछ एरिया हैं जो कि हमारी फेडरल के अंदर आते हैं, मतलब हमारा जो दारुल हुकूमत है उसके अंदर आते हैं। अच्छा, बाई एरिया में पूछा गया कि कौन सा जो है फाटा में से सबसे बड़ा जो है ट्राइबल एरिया है, वो है साउथ वज़ीरिस्तान, ठीक है। इसमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान भी है, औरंगज़ेब भी है, बाजौड़ भी है, तो ये सारे फेडरल के अंडर आते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा है फाटा के अंदर वो कौन सा है? साउथ वज़ीरिस्तान है। अच्छा जी, ऑलिव ब्रांच इज़ अ सिंबल ऑफ पीस वाइल लोटस इज़ अ सिंबल ऑफ। ऑलिव ब्रांच है जिसे हम जैतून की अपना वो दरख्त कहते हैं, जिसको सिंबल ऑफ पीस इसे भी कहते हैं, ठीक है। और जो लोटस है वो किसका? लोटस कहते हैं चंबेली को, ठीक है। चंबेली का फूल आपने सुना होगा, इस तरह से ये एक फूल है, खूबसूरत फूल होता है। तो ये किसी का सिंबल है? ये सिंबल होता है कल्चर एंड सिविलाइजेशन का, ठीक है। किसी भी मुल्क की सकाफ़त और तहज़ीब कैसी है उसका सिंबल होता है ये लोटस, ठीक है। अच्छा जी, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अंडर इंडिया ऑक्यूपेशन। तकरीबन वो कहते हैं कि कितना हिस्सा जो है जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के अंडर है, ठीक है। कुछ हमारे साथ है जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और काफ़ी जो ज़्यादा एरिया है वो इंडिया के कब्ज़े में है। तो वो कितना है? 3/4, तकरीबन ये 75% बनता है, तो ये इंडिया के अंडर है। उसके बाद है जी, एलएसी पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। एलएसी पैलेस जो है ये फ्रांस का जो प्रेसिडेंट होता है, ये उसकी रिहाइश गाह है, ठीक है। ये उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो ये किसकी है? एलएसी पैलेस ये है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की। कैद आज़म जिन्ना द स्टोरी ऑफ नेशन इज़ अ बायोग्राफी ऑफ कैद आज़म रिटन बाय। तो ये एक बुक है, ठीक है, बायोग्राफी है कैद आज़म साहब की, जिसका नाम क्या है? कैद आज़म जिन्ना द स्टोरी ऑफ नेशन। तो पूछा गया कि इसको किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा है? जी अलाना साहब ने इनको लिखा था, पाकिस्तान के ही राइटर हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा था। उसके बाद है जी, एट 12 o'clock नॉन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इन लंदन शैल बी।
वो कह रहा है अगर पाकिस्तान में जो है दिन के 12 बज रहे हैं तो बताओ लंदन में क्या टाइम होगा इस टाइम। तो याद रहे कि लंदन जो है हमारे से 5 घंटे पीछे है, ठीक है। अगर दिन के 12 पाकिस्तान में बच रहे हैं तो 5 घंटे आपस में से माइनस कर दो, तकरीबन लंदन में 7 बजे का टाइम होगा। तो आंसर क्या रहने वाला है 7 बजे, ठीक है। 7 वाला कौन सा AM लगाना है आपने, मतलब सुबह के 7 बजे, ठीक है, क्योंकि ये दिन के 12 बजे हमें बता रहे हैं यहाँ पर। डेड सी इज़ लाइंग बिटवीन, डेड सी कहाँ पर है वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो डेड सी जो है ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपसे मुल्कों के नाम पूछे जाएं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द मुस्लिम साइंटिस्ट हु इज़ क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उस मुस्लिम साइंसदान का नाम बताना है जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दरियाफ्त किया था। तो वो कौन थे, जाबिर बिन हयान थे। ये आपने 9th में ही पढ़ा होगा अपनी बायोलॉजी के अंदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन से कहते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। तो ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं, जब माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर टू अदर कंट्रीज़, जब हमारे कंट्री की जो स्किल्ड लेबर होती है, स्किल्ड लेबर से मुराद क्या हुआ, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह ये स्किल्ड लेबर में आती है, ठीक है। जो आम डिग्री आपने की हुई है आप स्किल्ड नहीं है, आपने उर्दू किया हुआ है, इंग्लिश किया हुआ है, केमिस्ट्री किया हुआ है, मतलब ये स्किल्ड लेबर में नहीं आता। हुनरमंद की जो लेवल होती है ना उसे हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर, ठीक है। वो और कुछ भी काम भी हो सकते हैं, कोई आपको काम आता है, कोई सॉफ्टवेयर आपको आती है। जब ऐसे लोग अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएं तो हम उसे बोलते हैं क्या टर्म, ब्रेन ड्रेन उससे बोला जाता है, ठीक है। और ये अच्छी चीज़ नहीं होती क्योंकि आपके ज़हीन बंदे किसी दूसरे के पास चले जाते हैं और वो वहाँ पर जाके उनको कमा के देते हैं और हमारे कंट्री में नहीं होता ये। द लेंथ ऑफ फेमस खैबर पास, खैबर पास की लेंथ पूछी गई है तो ये कितनी है, 53 किलोमीटर है खैबर पास, ठीक है। ये क्या करती है, ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ मिलाता है। ये एक दर्रा है, ठीक है। पास किसे कहते हैं, एक पहाड़ी दर्रा होता है जो रास्ता होता है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे के सिटीज़ के साथ भी और एक दूसरे के कंट्रीज़ के साथ भी। तो ये कितने किलोमीटर है, 53 किलोमीटर की है। हाउ मैनी वर द राइटर ऑफ वही, वही के राइटर कितने थे, तो कातिबीन वही जो थे 42, ऐसा माना जाता है कि 42 सहाबा कराम जो है वो वही को लिखा करते थे। जैसे ही वही नाज़िल होती थी तो आप सल्लम उनको लिखवाया करते थे, ठीक है। द टेन्योर ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का टेन्योर पूछा गया कि वो कितने साल तक रहे हैं एज आ खलीफा, तो वो 5 साल तक रहे हैं, ठीक है। 5 साल के बाद उनको शहादत नसीब हुई। वैन द इंसिडेंट ऑफ करबला अकड़, करबला का जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था, ठीक है। करबला का कब हुआ था, 61 हिजरी में हुआ था, ठीक है। 61 हिजरी में ये हुआ था। करबला के बारे में आपको पता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथ जितने भी उनके ख़ानदान के लोग थे उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था यजीद की हुकूमत में। तो ये 61 हिजरी में हुआ था। प्योर गोल्ड इज़ कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड जो है वो कहता है कितने कैरेट गोल्ड का होता है, तो ये 24 कैरेट जो होता है ना इसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल प्योर गोल्ड है। और 22 में थोड़ा सा मिक्सिंग होती है, पीछे जाएंगे तो फिर आपको मज़ीद जो है ना मिक्सिंग मिलेगी। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, ठीक है। आइलैंड कैसे कब बोलते हैं, जजीरे को बोलते हैं, ठीक है। जजीरा क्या होता है, ऐसा कंट्री या ऐसी कोई जगह जिसके चारों तरफ से क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यहाँ से भी पानी हो, यहाँ से भी पानी हो, तो ये जजीरा होता है। किसी की ज़मीन के साथ ये टच नहीं करता, तो ये कंट्री भी हो सकता है, कोई एरिया भी हो सकता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा जो है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा जजीरा है। आजकल जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो लोग अपट्ठा इसके पीछे भी पड़ा हुआ है कि ये हमें चाहिए और ये बदमाश है। आपको पता है ईरान के साथ उसने लड़ाई की हुई है, तो ये ग्रीनलैंड के पीछे ही पड़ा हुआ आजकल के। ये वो कहता है कि मैं ज़बरदस्ती इसको हड़प लूँ, हालांकि ये डेनमार्क के अंडर आता है। अभी इसके जो कानून वगैरह है वो सारे डेनमार्क देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटिव लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेज है इनमें से नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेटिव से मुराद क्या हुआ, आपकी जो मकामी होगी, आपके एरिया की जो लैंग्वेज है। तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली कौन सी है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, ठीक है।
चाइनीज़ लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, क्योंकि भाई इसके जो है ना 140 करोड़ तकरीबन आवाम है इसकी। पाकिस्तान के तकरीबन 25 करोड़ है, तो इससे कंट्री में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इतने ज़्यादा लोग बोलेंगे ज़बान और सबको चाइनीज़ आती है, तो वो सबसे बड़ी ज़बान ही बनेगी ना बोलने के हिसाब से। व्हेन पाकिस्तान एडॉप्टेड डेसिमल सिस्टम, पाकिस्तान ने कब डेसिमल सिस्टम को अडॉप्ट किया था? तो ये किया था 1961 में। डेसिमल सिस्टम है क्या? ये इसको बोलते हैं 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। अब ये क्या चीज़ थी? इससे पहले 1961 से पहले हमारे जो रुपीज़ थे ना, उसमें डेसिमल सिस्टम नहीं था। उसमें हमारे पास होते थे 1 आना, 4 आना, ठीक है। ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये आप अपने बड़ों से पूछना कि पहले जो है 1 रुपये में कितने आने होते थे, फिर 4 आने कितने होते थे। पहले करेंसीज 1 से शुरू नहीं थी, 1 से पीछे भी होते थे, लेकिन ये बाद में ख़त्म किए गए 96 में। फिर हमने 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह से फिर हमने जो है ना इसका सिस्टम लाया गया। इसे हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड द पीरियड ऑफ, इलेक्शन कमीशन को कितने साल के लिए अपॉइंट किया था? ये पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये 5 साल के लिए सेलेक्ट होता है, ठीक है। J.K. रोलिंग इज़ अ फेमस, J.K. रोलिंग जो है एक फेमस क्या है वो, यूके डांसर भी नहीं है, डिप्लोमेट ये, ठीक है। आप फेमस ब्रिटिश ऑथर हैं, ये फ़ीमेल हैं, ठीक है, J.K. रोलिंग, जिन्होंने मशहूर अपने सीरीज़ लिखी है हैरी पॉटर के नाम से। हैरी पॉटर आपने एक मूवी भी देखी होगी, तो वहाँ के कुछ सीन भी वो भी इसी की किताब से लिए गए हैं। तो ये इसका मशहूर जो है ना, इसकी हैरी पॉटर सीरीज़ मशहूर है, इसने इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये फेमस जो ब्रिटिश ऑथर हैं, ठीक है, लिखना मुसन्निफ़ा हैं। मारिया मोंटेसरी वाज एंड, मारिया मोंटेसरी एक मशहूर शख्सियत हैं। ये इटली की थी, इटली की एक एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने एजुकेशन पे बड़ा काम किया है। इनकी भी काफ़ी सारी बुकें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, अमीर तैमूर ने इंडिया पर कब चढ़ाई की थी, कब उसको फ़तह करने की कोशिश की थी? तो कब किया था? तो ये हुआ था 24 सेंचुरी में, ठीक है, तकरीबन 1398 की बात। ये बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है। आज क्या चल रहा है आपको पता है कि आज चल रहा है अपना 2026, तो मतलब कितना 700 साल पहले की बात हो रही है। तो 700 साल से भी कुछ ज़्यादा साल पहले की बात हो रही है। तो उस वक्त इसने इंडिया पर अटैक किया था और उसको अपने कब्ज़े में लिया था कुछ उसका पार्ट। नॉन पार्टी इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नॉन पार्टी इलेक्शन कब हुए थे? तो ये कब हुए थे? 1985 में हुए थे, जनरल ज़ियाउल हक ने करवाए थे। नॉन पार्टी का मतलब क्या है? उस वक्त अलाउड नहीं था कि आप किसी पार्टी के थ्रू इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जैसा कि आजकल PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, PMLN है नवाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है PPP जिसे हम बोलते हैं। तो ये पार्टियां हैं बाकायदा, ये उठते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ पार्टी से उठा हुआ है। लेकिन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि कोई किसी की पार्टी से नहीं लड़ेगा, अलग अलग नॉन पार्टी इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हुआ था यहाँ पर, तो आपने डेट याद रखनी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, व्हेन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर कंसीडर्ड टू बी यूनिवर्सल डोनर्स, कौन सा ग्रुप जो है ब्लड का उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर से मतलब क्या है कि ये ग्रुप आप किसी को भी दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ये वाला बंदा दे सकता है। तो किसको कहा जाता है? O नेगेटिव को, ठीक है। O नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, A वाले को दे सकता है, B वाले को दे सकता है, AB वाले को दे सकता है। तो ये सब को दे सकते हैं। और जब लेने की बात आती है तो फिर ये O नेगेटिव से ही लेता है, और ये बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि O नेगेटिव जो है बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि ये एक नायाब खून है। सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, अच्छा, आँख की जो सेंसिटिव लेयर है पूछा गया वो कौन सी है? तो जो रेटिना होती है ना, ये सबसे क्या होती है? सेंसिटिव लेयर होती है, जिसका काम होता है इमेज बनाना। जैसा कि मैं आपको देखूँगा या किसी भी चीज़ को देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पेन को देखता हूँ, तो इसकी इमेज ये रेटिना बनाता है हमारा, फिर ये सिग्नल देता है दिमाग को, फिर दिमाग पहचान करता है कि ये क्या चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। इसीलिए सबसे सेंसिटिव भी होती है, सबसे अहम भी होती है। विच इज़ दी हार्डेस्ट, कौन सी चीज़ इनमें से सबसे हार्डेस्ट है? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर। तो कार्बन जो है सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है। कार्बन कैसे हार्डेस्ट है? क्योंकि ये डायमंड में होती है, जो हीरा होता है ना, तो ये हीरे के अंदर जो है ना कार्बन से बना हुआ होता है हीरा।
तो उस वक्त ये सबसे हार्ड होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो सबसे हार्ड है, डायमंड सबसे हार्ड होता है। विच वन इज़ मोस्ट इलास्टिक, कौन सा जो है इनमें से मोस्ट इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, लचकदार है, तो वो स्टील है, याद रखना है। कभी आप रबड़ लगा दो, रबड़ भी नहीं है, ग्लास भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, इलास्टिक की बात हो रही है, मतलब लचकदार। स्टील पर आप जितना भी कोई प्रेशर वगैरह दो, उसके ऊपर वज़न दो या उसको आप दूसरी फॉर्म में लेके जाओ तो वो ज़्यादा लचकदार होता है स्टील, इसलिए वो ज़्यादा पायदार भी होता है, आपने देखा होगा। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक जो है वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं टेक्टोनिज्म की तरफ से, ठीक है। टेक्टोनिज्म की वजह से मतलब क्या हुआ, जो ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हरकत करती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। इन रोमन नुमेरल्स सी स्टैंड्स फॉर, रोमन्स गिनती में सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 100, ठीक है। जिसे आपने पढ़ा होगा सेंचुरी, सी से आप फलां क्रिकेटर ने सेंचुरी बना ली है या सेंचुरी हो गई है, सदी गुजर गई है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रोमन के लैंग्वेज वर्ड हैं जिसे हम सी से शो करते हैं, इसका मतलब 100 होता है, ठीक है। सेफ्टी मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड वर्क्स अंडर्स, सेफ्टी मैकेनिज़्म जो है जिस्म का ब्लड के अंदर किसके अंडर वर्क करता है, वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंडर वर्क करता है, जो कि हमारी सेफ्टी करते हैं, कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है या उस हिसाब से, तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ना हरकत में आते हैं, ये अपना काम करते हैं। विच प्रेयर वाज लास्ट प्रेयर्ड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम की तरफ से कौन सी नमाज जो है आखिर में अदा की गई थी, तो ये मगरिब की नमाज थी आप सल्लम की तरफ से। उसके बाद आप सल्लम रुखसत फरमा गए थे, ये आखिरी नमाज आपने मगरिब की जो है ना फरमाई थी, अदा की थी। विच इज़ द सिटी ऑफ मास्क, कौन सा जो है सिटी ऑफ मास्क है, तो ढाका जो है बांग्लादेश का कैपिटल सिटी, उसे हम सिटी ऑफ मास्क कहते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सिटी ऑफ मास्क है। पूरी दुनिया में इसको ये टाइटल दिया जाता है। विच मुस्लिम कंट्री इज़ नोन फॉर क्लस्टर ऑफ आइलैंड, कौन सा मुस्लिम कंट्री जो है उसको क्लस्टर ऑफ आइलैंड के तौर पर जाना जाता है। क्लस्टर से मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में आइलैंड्स मतलब जजीरों का होना, ठीक है। ये वाहिद मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, जिसमें बहुत ज़्यादा जजीरे हैं, तकरीबन 17,000 से ऊपर इसमें जो है ना जजीरे हैं। तो 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल जो है ना ये कंट्री है, तो पूरा कंट्री जजीरों पर अवेलेबल है, इसलिए हम क्लस्टर ऑफ आइलैंड भी बोलते हैं। हाउ मच परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इन द एयर, कितने परसेंटेज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में है, तो 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा में है। यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है, नब्ज़ नहीं बल्कि ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मैं इसको ठीक कर दूँगा, 0.04% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में अवेलेबल है। उसके बाद है डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन, दिन और रात जो है कब इक्वल होते हैं, तो ये होते हैं 21 मार्च को, ठीक है। 23 सितंबर को भी अक्सर आता है, तो इस दिन को जो है ये दिन और रात एक ही टाइमिंग के होते हैं, सिर्फ एक ही दिन में। बिग बैंग थ्योरी परटेंस टू, बिग बैंग थ्योरी किस का ताल्लुक किस से है, तो इसका ताल्लुक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये बताती है कि दुनिया कैसे बनी है। हालांकि मुसलमान तो इसको नहीं मानते, हम भी नहीं मानते हैं, ये साइंस कहती है कि ज़मीन पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, तो बहुत सारा बिलियन साल पहले की बात बताती है, तो ज़मीन पर जो है ना आबादी होगी, यहाँ पर जानदार पैदा हुए, तो ये पूरी एक दुनिया बन गई, ठीक है। हालांकि इस्लाम में इसका अलग से कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ये बताती है कायनात बनी कैसी है। हिपोक्रेटिक ओथ इज़ टेकन बाय, हिपोक्रेटिक ओथ जो है ये जो हलफ है हिपोक्रेटिक का, ये कौन लेते हैं, ये मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे लिया जाता है, ठीक है। जिसमें उनसे कसम उठवाई जाती है, हलफ किया जाता है कि तुम उन लोगों ने ईमानदारी के साथ जो है ना वो अपना इलाज वगैरह करना है, ये डॉक्टर्स को पता होगा, उनको पता। उसके बाद है जी बेयर्स एंड बुल्स, बेयर एंड बुल्स का क्या मतलब होता है, बेयर एंड बुल का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज में जब राइज एंड फॉल हो रहा ना, स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होती है जिसमें हम तजारत वगैरह करते हैं, जब उसकी अपना राइज़ हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं बुल हो रहा है, ठीक है। और जब वो नीचे की तरफ उसके रेट्स वगैरह आ रहे हैं, शेयर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि बेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। ये एक टर्म है, इंटरनेशनल तौर पर इस्तेमाल की जाती है, तो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद है जी इन कैमरा मीटिंग मीन्स, इन कैमरा मीटिंग मीन का मतलब होता है ऐसी मीटिंग जिसमें पब्लिक को शामिल ना किया जाए। आपने सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में कि इन कैमरा मीटिंग आज हुई, जिसमें क्या होता है कि ऑफिशियल्स बंदे काम करते हैं और उसको सीक्रेट भी रखा जाता है, तो पब्लिक को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें
हम कह सकते हैं नॉट मीन्ड फॉर पब्लिक। इसका मतलब था कि पब्लिक को इसमें शामिल नहीं किया जाता, बल्कि कोई ख़ास जो हसास मामलात होते हैं उस पर मीटिंग की जाती है, और ये मुल्क की जो हुकूमतें हो गई या इदारे हो गए वो मीटिंग करते हैं। हु इज़ अंकल साम? अंकल साम जो है किसका टाइटल है? ये अमेरिका का, याद रखना है आपने, अमेरिका का ये टाइटल भी है अंकल साम, यूएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कास्टिंग वोट मीन्स, कास्टिंग वोट का क्या मतलब है? कास्टिंग वोट का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से वोट देना, जिसे हम कहते हैं डिसाइडिंग वोट, ठीक है। वोट कास्ट करना मतलब जैसा कि हम वोट देने जाते हैं तो उसका मतलब ये था। डिसाइडिंग का मतलब ये होता है अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करके देना। प्रोटोकॉल मीन्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ये भी ठीक है, होता है, ठीक है। अ फॉर्मल इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद है जी स्पेशलाइज कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इसे भी हम कह सकते हैं। तो ये तीनों ही रहेगा, ऑल ऑफ अवर रहेगा। कि सिस्टम ऑफ रूल को भी हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जब हम कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाते हैं तब भी उसको भी हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और कंप्यूटर में भी जो है ना प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे हम आईपी वगैरह, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस लैंग्वेज में भी हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर सही रहेगा। विच कंट्री इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो नॉर्थ बॉर्डर है वहाँ पर कौन सी कंट्री है? तो ये चाइना, याद रखना है आपने, ये क्या है? चाइना है। और पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन है? मशरिक़ में हमारा प्यारा कंट्री, हमारा प्यारा दोस्त भारत। दोस्त मतलब दुश्मन, आप इसको समझते होंगे, ठीक है। उसके बाद मगरिब में कौन है? ये और हमारे प्यारा एक दोस्त जो आजकल हमारे साथ लड़ भी रहा है, अफ़गानिस्तान और ईरान। तो चलो हमारे साथ अभी ठीक है, ईरान और अफ़गानिस्तान जो हैं ये हमारे मगरिब में हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ आजकल हमारी जंग चल रही है, और इसके साथ तो हम वैसे भी जंग करते रहते हैं, कभी कभी इसको जूते पड़ते रहते हैं भारत को। तो ये हमारे हैं, तो आपने याद रख लेना है। और जनूब में कौन है? जनूब में हमारे जो है सिर्फ अरेबियन सी है, जिसे हम बहरा अरब भी कहते हैं। तो ये समंदर है हमारे जनूब है। तो ये आपकी लोकेशन होगी पाकिस्तान के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड एट सुई। सुई के मकाम पर, जो कि बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पर कब नेचुरल गैस, कुदरती गैस दरियाफ्त हुई थी 1952 में, ठीक है। 1952 में सुई के मकाम पर कुदरती गैस को दरियाफ्त किया गया था। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये कराया था जनरल अयूब ख़ान साहब ने, ठीक है, जो हमारे पहले समझ लें कि मुसलमान जनरल भी हैं पाकिस्तान आर्मी के। हु प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट, किसने जो है पुअर मैन बजट जो है प्रेजेंट किया था? तो ये ख़ान लियाकत अली ख़ान साहब, पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म रहे हैं अपना लियाकत अली ख़ान, तो इन्होंने पहला पुअर मैन बजट जो है ना ये प्रेजेंट किया था, जिसमें गरीबों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया था। व्हेन यूएनओ वाज फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, वो कब बनी थी? तो ये बनी थी 1945 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ जाए तो वो होती है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि इसका चार्टर कब साइन हुआ था, तो वो हुआ था 26 जून में, ठीक है। ये पहले हुआ था इसका चार्टर साइन। और तो ये दो आपने याद रखनी है, ये अक्सर सवाल आते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये प्रॉपर बनी थी। अगर चार्टर की बात की जाए वो है 26 जून 1945 में इसका साइन हुआ था। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द ईयू? ईयू से मुराद क्या है? यूरोपीय यूनियन, ठीक है। यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाई हुई है, तो जिसमें है टोटल 27 कंट्री हैं इस टाइम पे। पहले एक और भी था, वो अब निकल गया यहाँ से। तो ये यूरोपीय यूनियन है, ठीक है। ये मिलकर क्या करते हैं? तिजारत वगैरह भी करते हैं अपने साथ, और भी बहुत सारे इनके मामलात हैं, और एक दूसरे के कंट्री में ये आ जा भी सकते हैं, बिना किसी वीज़े के आ जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सहूलत है, होनी चाहिए सब में। अच्छा, स्विस कैनाल कनेक्ट्स टू सीज़। स्विस कैनाल जो है कौन से दो समंदरों को वो कहता है मिलाती है? तो ये किसको मिलाती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो है स्विस कैनाल मिलाती है, याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। When WTO फाउंडेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO समय क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब फाउंड किया गया था? तो ये हुई थी 1995 में इसको फाउंड किया गया था। ये क्या काम करती हैं? दुनिया में जो तिजारत वगैरह होती है उसके जो रूल्स होती है वो सेट करती है, तिजारत के हिसाब से जो है ना, उसके लिए ये काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है और काफ़ी सारे कंट्रीज इसका हिस्सा है, तकरीबन 166 कंट्री जो है इसका हिस्सा है, कंट्रीज़ वगैरह। अच्छा, हाउ मैनी स्टेट आर इन यूएसए, यूएसए में कितनी स्टेट हैं? तो ये 50 स्टेट है, ठीक है। जो एक्चुअल में जो अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये 50 रियासतों से मिलकर एक मुल्क बना हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपने। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, ये सवाल अक्सर आता है, ये इसकी किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, तो ये इनकी लिखी हुई है। उसके बाद है जी, हाउ मैनी टाइम इज़ द मेंशन ऑफ नमाज इन द कुरान, कुरान में नमाज को कितनी बार मेंशन किया गया? तकरीबन 700 बार जो है नमाज को मेंशन किया गया कुरान पाक में। व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मादा की जो चौथी हालत है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? प्लाज्मा। ये आपने बेसिक क्लास में पढ़ा भी होगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, ठीक है। तो चौथी जो होती है, ये तीन तो ये होगी, और चौथी जो है वो कौन सी है? प्लाज्मा है। विच एसिड इज़ यूज़ इन बैटरी, बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ होता है? NaCl नहीं होता, गलत है। HCl भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो नन ऑफ अब रहेगा। ये बैटरी में होता है, जो इस्तेमाल होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल होता है बैटरी के अंदर, ये वाले एसिड इस्तेमाल नहीं होते। द सन रे रीच इन द अर्थ इन टाइम्स, अच्छा जी, जो सूरज की किरणें हैं ज़मीन पर वो कितने टाइम पहुंचती हैं? 8 मिनट। देखो यहाँ पर 8 मिनट आ गया, ठीक है। तो 8 मिनट से ऊपर भी टाइम आया हुआ, जैसे कि 8.5 मिनट हो गया, 8 मिनट 10 सेकंड हो गया, 8 मिनट 20 सेकंड हो गया, तो वो सारे ठीक आंसर होते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपने 9 की तरफ नहीं जाना, 8.5 से पीछे पीछे ही रहना है, ठीक है। शाह वलीउल्लाह बिलोंग टू, शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ कौन से सिलसिले से था? ठीक है, बिलोंग टू सिलसिला, तो नक्शबंदिया जो सिलसिला है इनका ताल्लुक़ उनके साथ था। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं पाकिस्तान इंडिया के हवाले से देखा जाए तो। हु पब्लिश्ड अल हलाल, अल हलाल को किसने पब्लिश किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है ना इनको पब्लिश किया था। टूवर्ड्स न्यू पाकिस्तान हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये एक किताब का नाम है जिसका नाम है टूवर्ड्स न्यू पाकिस्तान, ठीक है। तो ये लिखी थी जनरल आयूब, अपना मोहम्मद आयूब ख़ान साहब ने, ठीक है, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जनरल आयूब ख़ान साहब। विच इज़ दी लैंड लॉक कंट्री, कौन सा इनमें से लैंड लॉक कंट्री है? इंडिया, ईरान, पाकिस्तान? नहीं, ये है मंगोलिया इनमें से, ठीक है। लैंड लॉक किसे कहते हैं? ऐसे कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ से कोई समंदर ना लगता हो, ठीक है। जैसा कि अफ़गानिस्तान है, इसको समंदर नहीं लगता, इसको तिजारत करने के लिए समंदर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करता है, जो कि आजकल हमने बंद किया हुआ है। पाकिस्तान को समंदर लगता है, आपको पता है कराची वाला एरिया जो है हमारा बलूचिस्तान का एरिया, वहाँ पर हमें समंदर प्रॉपर लगता है, इंडिया को भी लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं अपना इनमें से जो है मंगोलिया जो है इसको भी समंदर नहीं लगता है। तो समंदर किसी भी मुल्क के लिए लाजमी होते हैं तिजारत करने के लिए, क्योंकि पानी के रास्ते तिजारत जो है ना वो सस्ती भी होती है और तिजारत होती भी वहीं से। बहुत ज़्यादा जो वज़न की चीज़ें होती हैं वो शिप्स के थ्रू ही हमेशा आती हैं। द फर्स्ट सूरा इन द होली कुरान, अभी इस्लामियत के सवाल हैं, 30 इस्लामियत के सवाल इसमें आ गए हैं। 100 हमने ऊपर कर लिए हैं, तकरीबन ये 130 बनेंगे, तो 10-20 में आपको और भी ऐड कर दूंगा, तो 150 MCQs आपका टारगेट है, वो आपने करने ही करने हैं और इजीली आप कर भी लेंगे इंशाल्लाह। पहली सूरत जो कुरान पाक में है उसका नाम पूछा गया है, तो वो कौन सी है? सूरत अल फातिहा। ये तो आपको पता होगा, बच्चों वाला सवाल है। द लास्ट सूरा इन द होली कुरान, कुरान पाक की आखिरी सूरत, ये सूरत अल नास, ठीक है, कुरान पाक की आखिरी सूरत है। द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान, कुरान पाक में सबसे लंबी सूरत वो कौन सी है? सूरत अल बकरा है, ये सबसे लंबी सूरत है और कुरान पाक की दूसरी सूरत भी है। द शार्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान, कुरान पाक में सबसे शार्टेस्ट मतलब मुख्तसर छोटी सूरत, वो सूरत अल कौसर है। ये सारे सवाल आपने याद करने, बेसिक सवाल हों या मुश्किल हों तो याद करने। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मुश्किल की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी तो हमारा पहला लेक्चर है, तो ज़्यादा आपने इजी नहीं हो जाना। द नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हुज मीन्स आर इन द होली कुरान, हुज नेम्स मीन्स नहीं, हुज नेम्स आर इन द होली कुरान। तो प्रॉफिट्स के नाम बताने हैं, पैगंबरों के नाम बताने हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है, बिल्कुल नाम जिक्र किया गया है, तो वो यहाँ पर पूछा गया, वो हैं 25, ठीक है। तो नंबर बताने थे, कितने नंबर, कितने प्रॉफिट्स के जो है नंबर्स हैं, मतलब 25 जो प्रॉफिट हैं, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं, उनका नाम जो है कुरान पाक में आया है।
उसके बाद है जी द टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरा, मक्की सूरत जो मक्का की सूरतें हैं वो टोटल कितनी हैं, वो हैं 86। ठीक है, कुरान पाक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मक्की सूरतें और मदनी सूरतें। मक्की सूरतें कब होती हैं, जब आप सल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ फरमा थे तब जितनी भी सूरतें नाज़िल हुई, तकरीबन ये 13 साल का टाइम था, तो वो होती हैं मक्की सूरतें। और जब आप सल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले गए, तकरीबन 10 साल का अरसा बनता है वो, तो इस दौरान जो सूरतें नाज़िल हुई हैं वो होती हैं मदनी सूरतें। ठीक है, टोटल 114 सूरतें आपको पता होना चाहिए, उसमें से जो है 86 सूरतें हैं वो मक्की हैं, मतलब मक्का मुकर्रमा में जो है ना नाज़िल हुई हैं, और जो बाकी सूरतें हैं वो 28 सूरत बनती हैं वो कि मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई हैं। द टोटल नंबर ऑफ मदनी सूरत आर 28। ठीक है, कहीं कहीं पर ये कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, कहीं पर ये 27 आ जाती हैं और वो उनकी जो है 86 जगह पर 87 आ जाती हैं, तो ये भी आंसर ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, एक आधी सूरत पर जो है ना इत्फाक़ नहीं है कि वो मक्की है या मदनी है, तो दोनों सही मान जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सही जो मान जाती है वो 86 मक्की और 28 जो हैं वो मदनी सूरतें मानी जाती हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट कलिमा इज़, पहले कलमे का नाम क्या है, ये सबको पता है, कलमा तय्यबा है। ठीक है, ये बचपन में सिखाया जाता है। द नेम ऑफ द सेकंड कलमा, दूसरे कलमे का नाम क्या है, कलमा शहादत है। ठीक है, अच्छा द नेम ऑफ द थर्ड कलमा, कलमा तमजीद से हम बोलते हैं। ये सारे आपने याद करने हैं, ईजी से हम मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। द नेम ऑफ द फोर्थ कलमा, फोर्थ कलमा का जो है नाम है वो क्या है, कलमा तौहीद है। द नेम ऑफ द फिफ्थ कलमा, फिफ्थ कलमे का नाम कलमा इस्तग़फ़ार है। ठीक है, द नेम ऑफ द सिक्स कलमा, रद्द कुफ़र से हम बोलते हैं, तो ये हमारे छठे कलमे का नाम है। द एंजल्स हु आर सेड टू बी इन चार्ज ऑफ ग्रेव्स एंड इनिशियल अकाउंटेबिलिटी आर, तो ऐसे फरिश्ते जिनको अपना कब्रों में भेजा जाता है अपना इनिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए, सबसे पहले जब पूछ गुछ हमसे करते हैं, तो ये पहले सवाल भी आया, मुनकर नकीर जो हैं जो ये वाला काम करते हैं, कब्र में आके सवाल जवाब करते हैं। ड्यूटी ऑफ एंजल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है, तो ये आप सबको पता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वही लेके आते थे, इनकी यही जो है ड्यूटी थी, मतलब अल्लाह का जो मैसेज है वो पैगम्बरों की तरफ लेके आते थे, टू कन्वे अल्लाहज़ रेवलेशंस टू द प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगम्बर आए हैं ना, सब की तरफ जो मैसेज अल्लाह का लेकर आते थे वो कौन थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। द ड्यूटी ऑफ एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है, तो उनकी ड्यूटी क्या है, अपना टेकिंग द लाइफ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, जितनी भी जानदार हैं उनकी ज़िंदगियों को लेके जाना, मतलब मौत का जो फरिश्ता आपको पता होना चाहिए वो कौन है, हज़रत अपना इज़राइल अलैहिस्सलाम है, एंजल इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो कि क्या करते हैं, लाइफ्स को लेके जाते हैं, मतलब रूह निकाल के ले जाते हैं। द ड्यूटी ऑफ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी जो है वो क्या है, तो उनका काम क्या होगा, जब क़यामत पर हो, क़यामत के नज़दीक हुक्म आएगा तो वो सूर फूकेंगे, तो द टू ब्लो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। ठीक है, क़यामत वाला दिन सूर फूकने का जो काम है वो किन का काम होगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का। द ड्यूटी ऑफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है, इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्शन एंड आल्सो ब्रिंग रेंज। ठीक है, तो ये इनकी ड्यूटी है, ये मतलब रिज़्क़ की तकसीम वगैरह भी इनके थ्रू होती है, और जो बारिशें वगैरह होती हैं उनको भी जो बरसाने का काम है वो इनका है, और इंचार्ज ऑफ प्रोटेक्शन भी हैं, आपको बचाने का काम भी वो भी इन्हीं के ज़िम्मे होता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। द ओनली सूरा ऑफ द होली कुरान विच इज़ नॉट स्टार्टेड विद द बिस्मिल्लाह, कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, कुरान पाक में सब सूरतें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, लेकिन एक सूरत ऐसी है जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं, वो है सूरत अत-तौबा। ठीक है, सूरत अत-तौबा में जो है अल्लाह पाक ने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया है, इसीलिए ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा, एक और सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आया। ठीक है, तो वो कौन सी है, सूरत नमल। सूरत अल-नमल जो है ये याद रखना है आपने, इसमें क्या आया है, 2 बार बिस्मिल्लाह, एक शुरू में आया है फिर इसके एक बाद में आया है। तो सूरत अल-नमल ये इसके पास टाइटल है कि इसमें 2 बार आया है, और सूरत अत-तौबा में 1 बार भी बिस्मिल्लाह नहीं आया। द होली बुक रिवील टू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी जो पाक किताब है, आसमानी किताब है, रिवील हुई थी, नाजिल हुई थी, तो ज़बूर। ठीक है, आसमानी किताबें आपको पता होना चाहिए, ज़बूर है, अंजील है, उसके बाद तौरात है और कुरान मजीद है।
द होली बुक ऑफ जूस यहूदियों की होली बुक वो कौन सी है? तौरात, ठीक है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इंजील बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ, ये क्रिश्चियंस की है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी आप कर सकते हैं नाजिल हुई थी, तो ये इंजील जो है ईसाइयों की भी लिए पाक किताब है, और हम भी पाक मानते हैं, हमारा भी ईमान है इन किताबों पर। मिराज शरीफ, दिस इवेंट अकर्ड ऑन, मिराज शरीफ का जो इवेंट है ये कब अपना हुआ था? तो 27 रजब को हुआ था, ठीक है। 27 रजब की तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाया था सातों आसमानों के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अहम वाक़या है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हुआ था 27 रजब को। डेट आपने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अक्सर आता है। हाउ मैनी वर्सेस ऑफ सूरत अल अलक वर फर्स्ट रिवील्ड ऑन दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी अपना सूरत अलक की कितनी जो आयतें हैं वो सबसे पहले नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? तो 5 जो आयतें हैं वो सबसे पहले नाजिल हुई थी, जिसे हम फर्स्ट वही भी कहते हैं। सूरत अलक आपको पता होना चाहिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक। तो ये टोटल 5 आयतें पहले नाजिल हुई थी, ये पहली वही भी है, ठीक है। उसके बाद ये हालांकि ये 5 आयत से ज़्यादा की सूरत है, ये फिर बाकी आयतें बाद में नाजिल हुई थी, फर्स्ट जो है ये हुई थी। हाउ लॉन्ग डिड द होली कुरान टेक फॉर इट्स कंप्लीट रेवलेशन, तो पूछा है कुरान पाक को नाजिल होने में कितना टाइम लगा था, ठीक है। तो ये लगा था 22 साल 5 महीने 14 दिन, ठीक है। अगर इस तरह से पूछा जाए तो ये वाली डेट आपने बतानी है, 22 साल 5 महीने और 14 दिन, ठीक है। अगर ये इस तरह ना हो, ईयर लिखे हों तो 23 ईयर आपने सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये अक्सर ऐसे भी होता है। तो 23 साल के अरसे में नाजिल हुई थी। तो अगर सिंगल आपके पास ऑप्शन है, अगर इस तरह से पूरे मंथ भी लिखे हुए हैं, डेज़ भी लिखे हुए हैं, तब आपने हमेशा याद रखना है कि 5 महीने और 14 दिन ये वाला लगाना है और 22 साल लगाना, ठीक है। अभी 23 साल से कुछ कम का अरसा बनता है। अगर सिंगल डिजिट लिखे हुए तो तब आपने 23 साल लगाना है यहाँ पर। When did the Holy Prophet ﷺ परफॉर्म हज्जतुल विदा, तो हज्जतुल विदा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब परफॉर्म किया था? ये 632 ईस्वी में किया था। ये आखिरी खुतबा था आप वसल्लम का, और ये आखिरी हज भी था, पहला हज भी यही था, क्योंकि आप वसल्लम ज़िंदगी में एक ही हज अदा फरमाया है। तो ये हुआ था 632 ईस्वी में। विच इज़ द 7th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, इस्लामिक ईयर्स जो है इस्लामी महीने जो हैं, साल जो हैं, उसका 7वां महीना कौन सा है? रजब होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सूरा इन द होली कुरान विच आर ऑन द नेम ऑफ वेरियस प्रॉफिट, तो उन सूरतों का बताना है आपने जो कि प्रॉफिट्स के नाम पर हैं, ठीक है। उनका जो नाम है वो प्रॉफिट के नाम पर, वो कितनी हैं टोटल? वो 6 सूरतें हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी हैं? सूरत इब्राहीम है, सूरत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सूरत यूनुस है, सूरत यूसुफ है, सूरत हूद है। तो इस तरह मिला के ना 6 सूरतें बनती हैं जो कि पैगंबरों के नाम पर हैं, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, क्लासेस को हम ऐसे ही करेंगे। आज की हमारी क्लास थी इन 3 सब्जेक्ट पर, पाक स्टडी पर, जो नॉलेज पर, और इस्लामिक स्टडीज़ पर, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर को हम चलो एक साथ कर लेंगे, मसला नहीं है। इसके भी तकरीबन 300 MCQs हैं, वो मैं आपको एक साथ करवा दूंगा। तो सबसे अहम पार्ट वो इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश पे जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि आपने कैसे इसको तैयार करना है। इंग्लिश की मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, सिनोनिम मेटोनिम वगैरह हो गए, प्रीपोजिशन के रूल्स हो गए, पैसे वैसे वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। तो वो बाकायदा तौर में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो समझाने की चीज़ें हैं। और इसी तरह से जो मैथ है ये तो स्पेशल रहेगा, ये मैंने आपको समझाना है, इसका एक एक टॉपिक आपको समझाना है, एक एक चीज़ आपको उसको समझानी है, ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आया हुआ हो तो आप उसको आराम से जाके वहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। तो चलें जी, जो बच्चा भी हमारी क्लास लेना चाहता है वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर आकर रब्ता कर लेगा, तो हम उसको क्लास में ऐड कर देंगे। थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, फिर हम आपको ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।